नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या मिडिल ईस्ट की जंग एटम बम के साथ खत्म होगी? ये कोई हवाई बात नहीं, ये कोई सतही बात नहीं, ये कोई कयास नहीं है। जो दस्तावेज, जो एविडेंस और जो डॉट्स हमने ढूंढे हैं, हमने मिलाए हैं, और जो बयान तेहरान से हमें मिल रहे हैं, वो इस बारूदी आग की गवाही दे रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां से वापसी लगभग नामुमकिन। ईरान को घुटने पर लाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट की दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जहां से निकलना डोनाल्ड ट्रंप को अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालात यह हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि जंग की इस उलझी हुई गांठ को कैसे सुलझाया जाए, यानी कि अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट से कैसे निकाला जाए। मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि दुनिया के तेल और गैस कारोबार को भी खाक कर रही है। इजराइल और अमेरिका को बहुत जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ईरान अमेरिका को ऐसी पटकनी दे रहा है जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस तक ने नहीं की। अमेरिकी एयरबेस तबाह हो रहे हैं, सैनिकों की जान जा रही है, और यही वो घबराहट है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को प्लान एन पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान एन? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतिहास दोहराने की तैयारी कर रहा है? अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ने अपने खतरनाक E-6B एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है। अब ये E-6B क्या है? इस एयरक्राफ्ट का, जिसे मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका परमाणु कनेक्शन क्या है और ये खाड़ी की ओर क्यों आ रहा है? एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है, दूसरी तरफ अमेरिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनका कारोबार ठप हो गया है। तेल कारोबार ठप हो गया, वो तेल नहीं बेच पा रहे पिछले 10 दिन से, जिससे उनकी इकोनॉमी को बहुत प्रेशर है, और ये प्रेशर डायरेक्ट डाइवर्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ। और ये जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब अमेरिका को एक विनाशकारी विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का वो हाल कर दिया है जो शायद अमेरिका ने सोचा नहीं था। अब सवाल यह है कि खाड़ी में ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या दुनिया एक न्यूक्लियर त्रासदी की ओर बढ़ रही है? और क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास करके अपनी साख बचाने के लिए, अपने को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, दुनिया भर के ताकतवर नेताओं में सबसे ऊपर बताने के लिए, क्या कोई ऐसा विकल्प चुनेंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? और इसी विनाश की आशंका से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि ईरान, अमेरिका, एशिया, रशिया, चाइना सब चिंतित है। तो इस खबर की ABCD को समझेंगे, बताएंगे वो एयरक्राफ्ट जो खाड़ी की तरफ आ रहा है, एक एक खबर पर, एक एक डॉट पर नजर डालेंगे, और फिर करेंगे इस पर बहुत बड़ी डिबेट इंटरनेशनल पैनल के साथ। मिडिल ईस्ट में जंग का बारूद शोला बन चुका है। जंग का 11वां दिन, और अमेरिका इजराइल की संयुक्त सेनाओं पर ईरान की तबाही लगातार जारी है। पेंटागन कह रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हमने किया है, लेकिन ईरान पीछे हटने को मंजूर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान अब पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है और उसकी कमर टूट चुकी है। लेकिन इतने बड़े दावे के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक जहाज तक नहीं निकल पाया है, 1 लीटर तेल निकालकर अमेरिका नहीं ले जा पाया है, क्योंकि ईरान के IRGC ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग खत्म होगी ये हम तय करेंगे, वो तय नहीं करेंगे। और ये जंग अब मिसाइल और ड्रोन से भी आगे जा रही है। मिडिल ईस्ट में परमाणु वॉर की जंग की आहट बढ़ रही है। खबर है कि अमेरिका प्लान एन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी का राष्ट्रपति का एन प्लान कुछ और नहीं बल्कि उनका न्यूक्लियर हथियार है। क्या इस खबर में गहराई है? जी हां, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशानी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक तो करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है इस जंग की वजह से रोज। दूसरा, उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था कि 3, 4, 5 दिन और हफ्ते भर में इतने इंटेंसिटी के साथ हमला करेंगे जिसमें इजराइल भी शामिल होगा कि तेहरान खुद ब खुद घुटने पर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी अमेरिका ने ईरान में जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट ही चौपट हो गई। और अब खबर यह है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के विकल्प के बारे में सोच रहा है। अटलांटिक महासागर में खास अमेरिकी सैन्य विमान E-6B एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखा गया है और इसकी पुष्टि अमेरिकी कांग्रेस के एक मेंबर ने भी की है। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट अमेरिका से निकल चुका है और शायद ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई में परमाणु वॉर की तरफ जा रहा है। इस विमान को परमाणु युद्ध जैसे हालात में अमेरिकी सेना को सुरक्षित कम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि यह अमेरिकी विमान न्यूक्लियर हथियार लेकर निकला है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह जा किधर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह विमान कहीं और नहीं बल्कि ईरान और मिडिल ईस्ट की ओर निकला है। यह E-6B एयरक्राफ्ट पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप के नजदीक नजर आया है। इस विमान को मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। जमीन पर कमांड एंड कंट्रोल ध्वस्त होने की स्थिति में यह आसमान से ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, आसमान से ही कमांड सेंटर की तरह ऑपरेट करता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक E-6B एयरक्राफ्ट पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप के पास दिखा है। यह विमान अमेरिकी परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों और जमीन से दागी जाने वाली ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को आदेश भेजने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी घातक हथियार अमेरिका की तरफ से अगर दागे गए ईरान के अंदर या मिडिल ईस्ट में, तो उसको आसमान से ही इसी विमान के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अब ये मर्क्यूरी यानी कि E-6B क्या है? दरअसल ये विमान परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों को ऑर्डर देता है, यानी कि ट्रंप के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर जमीन पर कमांड सेंटर एक्टिव ना हो, नष्ट हो जाए, तो ये विमान हवा से ही कंट्रोल जारी रखता है। नेब्रास्का बेस पर इस विमान ने परमाणु मिसाइल लॉन्च किया था और इस लॉन्च का अभ्यास किया था। और यह विमान TACAMO मिशन के लिए यूएस नौसेना से जुड़ा हुआ है। लुकिंग ग्लास मिशन के लिए वायुसेना के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ जाती है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया था 3 मार्च 2026 को। यह वेंडनबर्ग अंतरिक्ष फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ। टेस्ट कोड था GT255। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त सफाई दी थी और कहा था कि इस मिसाइल की टेस्टिंग का दुनिया के मौजूदा हालात या किसी भी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका की बात पर कोई कितना यकीन करे और किस हद तक यकीन कर सकता है, यह आप जानते हैं। यह मिसाइल अनआर्म्ड यानी कि बिना न्यूक्लियर वॉरहेड की थी और इसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल्स थे। यह हजारों मील की दूरी तय कर मार्शल आइलैंड में टारगेट तक पहुंची। हालांकि इसे रूटीन रेडीनेस टेस्ट बताया गया।
लेकिन ये टेस्ट तब किया गया जब मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और अब E-6B अमेरिका से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। आप इसे क्या समझेंगे या इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका मकसद न्यूक्लियर ट्रायड लैंड बेस्ड ICBM की विश्वसनीयता, सटीकता और परफॉर्मेंस चेक करना है। तो ICBM की सटीकता और परफॉर्मेंस चेक करने का यह कौन सा टाइम है? रक्षा जानकार इसे अमेरिका ईरान तनाव के बीच न्यूक्लियर सिग्नलिंग मांग रहे हैं। यानी एक तरह से यह भी हो सकता है कि यह तेहरान पर प्रेशर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल हो। अब मिनटमैन 3 मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है, यानी कि कयामत लाने वाली मिसाइल। यह हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक परमाणु वॉरहेड लेकर चलती है। यह 2 बार वायुमंडल के बाहर जाकर वापस लौट सकती है। मिनटमैन 3 मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है और यह लगातार हाई अलर्ट मोड पर रहती है। मिनटमैन 3 की रेंज करीब 13,000 किलोमीटर तक है। दुनिया के किसी भी कोने पर अमेरिका हमला कर सकता है। 30 मिनट में यह मिसाइल हिट कर जाएगी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर अमेरिका ने इसे फायर किया। और 450 से ज्यादा मिसाइलें व्योमिंग मोंटाना में तैनात हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? और क्या वो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं? अब तक ईरान की आर्मी को कमजोर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की आर्मी को लेकर क्या कह रहे हैं, आपको यह जरूर सुनना चाहिए। तब आपको हमारी जानकारी पर पूरा यकीन हो जाएगा। चलिए सुनते हैं। Hello, everyone. Thank you very much. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. And he was very impressed with what he saw because nobody's ever seen anything quite like it. You know, Iran was a very powerful military country. Hello, everyone. Thank you very much. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. And he was very impressed with what he saw because nobody's ever seen anything quite like it. You know, Iran was a very powerful military country. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि मेरी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत हुई। हमारी तरफ से भी कई अधिकारी फोन लाइन पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कई अधिकारी फोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो उस युद्ध में मदद करना चाहते हैं। यानी कि रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑफर किया। लेकिन लास्ट की लाइन अगर आपने ध्यान दी हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान इज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री, वेरी पावरफुल आर्मी। यानी जो बात हम आपको लगातार बता रहे थे उस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी कि ईरान की सैन्य ताकत का लोहा आज अमेरिका भी मान रहा है। अब अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है, यह सवाल कैसे उठता है, इसके बारे में हमने आपको एक डिटेल जानकारी दी। इधर ट्रंप ने हाल में कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ईरान पर अमेरिका के मिलिट्री हमलों से इंप्रेस है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ पारंपरिक रूप से जुड़े नेताओं ने भी वॉशिंगटन के मिलिट्री जवाब के पैमाने और असर को माना है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि ईरान के मिलिट्री पावर से भी वो इंप्रेस है। अब अमेरिका के प्लान एन की भनक कैसे निकल रही है? तेहरान के एक पत्रकार ने इंडिया डेली पर इस बारे में जानकारी साझा की। तेहरान के पत्रकार ने कहा कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में कोई रास्ता बचता दिख नहीं रहा है। अमेरिका न्यूक्लियर बम मारकर मिडिल ईस्ट से निकलना चाहता है। इंडिया डेली पर तेहरान के पत्रकार जॉन हुसैन ने क्या दावा किया था, सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन को एनालिसिस करते हुए, वो आपको सुनवाते हैं। कह रहा है ट्रंप के हम भेजेंगे और नेवी खत्म कर दी है। भाई आओ तो आप नेवी में, आप आओ तो ना सामने, आप पीछे ओमान के पीछे पहले खड़े रहे,
आप आए, आपने जो भी वहां से अटैक किया, उसके बाद आप और पीछे चले गए, फिर आपने आने की कोशिश की, फिर आपके ऊपर अटैक हुआ, आप पीछे चले गए। तो ये सारी बातें, कोई जंग नहीं जीतने वाला, अमेरिका ना जीत रहा है मेरी नजर से। भले ही आवाम के ऊपर एटम बम गिरा दें, यहाँ जो इनका ख्वाब है रिजीम चेंज का, वो रिजीम चेंज तो में मतलब कुछ भी नहीं होने ये वाली। चर्चा है भले कि ही लीडरशिप अमेरिका पावर है। आपके ऊपर मिनटमैन 3 आईसीबीएम का इस्तेमाल कर सकता है या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बातचीत है ईरान में। बातचीत तो देखें, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये कर सकता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी वो चाह रहा था वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, अमेरिका कहीं से फंस गया है कि उसको जगह चाहिए निकलने की, कि मैं किस तरीके से अपने आप की जो बेइज्जती हो रही है, उसकी इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है एक सुपर पावर की, वो उस बेइज्जती को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से। इसके अलावा इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये न्यूक्लियर वेपन ट्राई कर ले, न्यूक्लियर वेपन भी मार दे यहाँ पे, ये दो ऑप्शन है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी अमेरिका फंसा हुआ है। ये दावा तेहरान के पत्रकार का। तो तेहरान भी अपनी रणनीति पुख्ता कर रहा है। खबर है कि ईरान ने भी परमाणु बम तैयार कर लिया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन तेहरान के इरादे काफी बुलंद है। ईरान कहता है कि जंग का फैसला हम करेंगे कि जंग खत्म कब होगी। अभी तक परमाणु हमला नहीं हुआ है, लेकिन यूएस के मिनटमैन 3 और E-6B मर्करी तैनाती को तेहरान न्यूक्लियर सिग्नलिंग मान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान पर अगर परमाणु हमला हुआ तो वो सीमित क्षेत्र में होगा, ताकि अमेरिका की साख बच जाए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से वापस जाने का मौका मिल जाए और अमेरिका का मकसद भी पूरा हो जाए। क्या अमेरिका हिस्ट्री रिपीट करने वाला है या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिससे कि तेहरान घबराकर सरेंडर कर दे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तिजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अहमद मुश्तिक खान जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यूएसए से इस वक्त लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में जॉन हुसैन हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से लाइव, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले के सिन्हा सर का रुख करूंगा। सर जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, क्या अमेरिका के पास आखिरी विकल्प न्यूक्लियर का बचता है इस इलाके में, और अमेरिका की पोजीशन आप कहां देखते हैं एज आर्मी मैन? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, अमेरिका जो करने आया था, जिस चीज में घुसा था, उसने सोचा था कि उसको बहुत जल्दी, चाहे उसको चेंज ऑफ रिजीम की उसने बात की थी कि ईरान की जनता खड़ी हो जाएगी और उनका बल्ले बल्ले हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल गो इन फेवर। उसके बाद ये तो उनके डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना था। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पिट हेक्सेट, उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि मिसाइल्स जो हैं उनके सिस्टम, उनको हम लिमिट करेंगे, उसके न्यूक्लियर जो बनाने की एक संभावना है उसको हम खत्म करेंगे। तो इनके स्टेटेड वॉर एम्स यदि आप लें, हायर डायरेक्शन वॉर को, तो इसको आप लेके चलते हैं। देखिए, पहला दिन भी जब उन्होंने कहा था कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, उनके लीडरशिप को खत्म किया है और चेंज ऑफ रिजीम की बात की थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, उनका तो स्टेटेड एम था चेंज ऑफ रिजीम, उसमें वो टोटल बदल गए हैं। अब वो कहते हैं कि हमने लीडरशिप खत्म कर दिया है, कम्युनिकेशन खत्म कर दिए हैं, एंड अब जो ईरानियन नेवी है उसको खत्म कर दिया है, ये कह रहे हैं। और एक ऑफ रैंप लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह फंस गए हैं कि कहीं पर भी सामरिक तरीके से आप इस तरह से यदि आप सोचते हैं, टेंजिबल फैक्टर, और उनके जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यदि आप जनरल डैनियल कैन, उन्होंने उनको मना किया था कि आप ना जाएं एब्सोल्युटली, और उन्होंने वेनेजुएला में उनको कहा था कि ठीक है आप कर लीजिए यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शंस। ईरान को जो आप बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, एक बहुत मिलिट्री पावर है, और शायद डोनाल्ड, जब उनकी पुतिन से बात हुई उसके बाद ये कह रहे हैं, रियलाइजेशन तो डोनाल्ड ट्रम्प किसी चीज को आंकते नहीं किसी की बात सुनते नहीं, उनको लगता है गट फीलिंग से हम कर लेंगे। और स्टीव कॉब हो या उनके जावेद कुशनर हो, उनकी बातों से वो कुछ डील करना चाहते हैं। ऐसे डील, ईरान से आप डील नहीं कर सकते। उनको लगा कि 3 राउंड का टॉक हुआ है, कहीं ईरान उससे बात मान जा रहा है तो वो उसको ये कर देंगे, और इसमें कहीं इजराइल भी उनके साथ में दिखाई दे रहा, प्रेशर होगा। मगर वो अब वहां से ऑफ रैंप लेना चाहते हैं। मेरा आकलन तो यही है, बुरी तरह फंसे ही नहीं, बुरी तरह फंसे। और ईरान
का एक रीस्टैब्लिश किया अपने पोजीशंस को। वो तो कहता है कि आप एक बूंद भी तेल ले जाकर दिखाइए, तो चैलेंज करता है। वो कहते हैं कि आप जमीन में उतर के दिखाइए। वो कहते हैं हम 10 साल तक लड़ेंगे, और ये है। ये देखिए ऐसे नहीं होता है। और आपने एक बड़ी बात की है जो न्यूक्लियर एंगल को लाया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का, चाहे E6B का है, जो कि एक कमांड कंट्रोल का एक स्ट्रक्चर है जिससे उनके सबमरीन्स को वो गाइड करते हैं, या बैलिस्टिक में। ये दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स दिखाने के लिए। मेरे नहीं उम्मीद है कि ऐसा करेंगे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी, दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट। वॉर वाज नॉट एंडिंग, और डोनाल्ड ट्रंप उस समय किसी के पास हथियार नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन। ही डिड इट। आज तो रशिया चाइना वहां खड़ा है, ये उसकी जरूरत नहीं करेंगे। वो सपने में सोचेंगे भी नहीं। ये ये बचकानी बातें हैं कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं इसमें अरविंद तेजावत जी का रिएक्शन चाहूंगा। अरविंद तेजावत जी, आपका क्या टेक है इस पर? जी बिल्कुल, मैं मेजर जनरल साहब सिन्हा साहब के साथ जाना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो मेरे ही शब्दों में नहीं, एक बहुत बड़े अमेरिकन इंटेलेक्चुअल के शब्दों में वो ये कह रहा है कि एक साइकोपैथ आदमी है जो अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट हैं उनके व्यू में। और वो ये कह रहे हैं कि इसके कारण दुनिया की जो शांति वो खतरे में पड़ गई है। एक जनसंहार को न्योता दिया गया जहां फिलिस्तीन में लगभग 70,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। और ईरान में वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। वो आगे ये लिखते हैं कि वो पूरी तरीके से झूठे व्यक्ति है। और ये भी लिखते हैं कि यह दुनिया को जानना इसलिए जरूरी है कि यह पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मौत की नींद सुलाने के बावजूद और स्कूल में बच्चियों को मारने के बावजूद उस हरकत से ये मना कर देना कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, मुझे लगता है कि एक साइकोपैथ के अलावा क्यों नहीं कर सकता है। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक साहब, जब मैं एक टीवी चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा कि जो अमेरिका का जो हथियार इंडस्ट्री है वो $380 बिलियन का है, 80 बिलियन US डॉलर। तो बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। आप यकीन मानिए कि इतना बड़ा हथियार कारोबार और दुनिया के टोटल जो हथियारों का एक्सपोर्ट का जो 42% कंट्रोल करता है, उस देश के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? वे खतरनाक उद्देश्य होंगे। और मैं आपको ये बता दूंगा कि एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जितनी अमेरिका मिसाइल दागता है, एक मिसाइल से वो कभी कभी इंटरसेप्ट नहीं होते हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें 3 या 4 मिसाइलें कई बार दागनी पड़ती है। तो उन मिसाइलों की कीमत इतनी होती है कि इनिशियल स्टेज पर एक यूनिवर्सिटी खड़ा किया जा सकता है। अमेरिका ने जितना युद्ध में पैसा खर्च किया है, अगर वह उन देशों में उन लोगों की जनता पे वह खर्च कर लेता बहुत सारे सोशल प्रोग्राम में, जैसा कि अक्सर UNDP किया करती है, तो वो सारे के सारे लोग अमेरिका के मुरीद हो जाते हैं। पर ये सारे हथियार के कारोबारों के लिए और जिस तरीके से उनका फायदा पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का दोहन किया जाता है, उससे ये अंदाज लगता है जो डिप्लोमेसी को जो फौरी तरीके से जानते हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से। यही बात तो मैंने अरविंद भाई कही कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है इस वॉर का, उसके लिहाज से भी अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है। एक स्टडी ये बता रही है कि अब तक 9 से 10 बिलियन डॉलर फूंक चुका है अमेरिका इस वॉर में पिछले 10 से 11 दिनों में। और ईरान का खर्च इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ईरान के वेपन सस्ते में तैयार हो जाते हैं, चाहे उनका शाहिद ड्रोन हो, चाहे वो अभी एक और नया ड्रोन लेकर आए हैं जो कि निगरानी और अटैक और सर्विलांस ड्रोन है। तो वो जो वॉरफेयर है उनके लिए बहुत लो बजट वाला है, अमेरिका के लिए बहुत यहां पर कॉस्टली है मामला। और इस इलाके में अमेरिका की जमीन से इतनी दूर आकर जंग लड़ना, सारी चीजों की आपूर्ति करना, रसद से लेकर हथियारों की, वो उनको बहुत खल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मैं कैप्टन श्याम का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद विवेक। देखिए, जैसा अभी जो स्थिति है और जो सोची समझी नीति के तहत ट्रंप ने अपना ये पूरा का पूरी रणनीति जो तैयार की थी, इजराइल को उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर पे छोड़ा है और नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर पे ईरान के तेहरान और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और IRGC का हेडक्वार्टर समाप्त करने का बीड़ा, और गल्फ में, हॉर्मुज में और सदर्न फ्लैंक्स पर अमेरिका के तरफ से कंप्लीट कंट्रोल का जिम्मा, इस जिम्मे के तहत वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
और एनिलेशन ऑफ एयर पावर, सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस, IRGC का खात्मा, लीडरशिप का खात्मा, नेवी का खात्मा, और उसके बाद जब फेवरेबल एयर सिचुएशन बने, सुपरियोरिटी बने, जो हमारे कब्जे में लाने लायक जुगुलर वेन्स को पकड़ पाए, वो चाहे वो स्पेशल फोर्सेस यूज करें, चाहे वो ऑयल के जो आइलैंड्स हैं, चाहे वो खर्ग है या मोसाडन है, इन आइलैंड्स को पकड़ें और उनको एक तरह से जब तक कैप्चर न करें। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप की ये बातें जो वो नरम पड़ गए, पुतिन से बात कर ली और वो टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, वो फंस गए हैं, मैं थोड़ा इसको अलग देखता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी और बहुत सारे देशों को एक साथ लेके, और मैं आपको सीधी बताऊं, जब मूवमेंट्स होती हैं खासकर फ्लीट्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, और वो भी इतने सारे कंट्रीज की, तो बहुत सारे लंबी प्लानिंग और सारे के सारा राष्ट्र, पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी आपको मैं बताऊं, अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, फोर्ड और उसके बाद चार्ल्स डिगॉल की कमिटमेंट रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में आना, और उसके बाद अमेरिकन कैरियर को भी कमिट करना, स्पेन, इटली और फ्रांस, ये तीनों के तीनों जिनके पास शिप्स नहीं है स्कॉट करने के लिए, वो दूसरों से हायर करके स्कॉट करने के लिए भेज रहे हैं, और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को लाया जा रहा है वहां पे पूरी तरह से। तो ये जमावड़ा आखिर किस लिए, अगर ट्रंप फंस गए हैं और वो कुछ करना नहीं चाहते? आप बात कर रहे थे बड़ी लंबी E6B की, ये पहले से मालूम था, 3 दिन पहले ये बातें मैंने बताई हुई थी। एक और एयरक्राफ्ट अभी आने वाला है, डूम्सडे प्लेन है, ये एयरक्राफ्ट एयरबोर्न कमांड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कमांड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। मैं पायलट हूँ और कैरियर बॉर्न पायलट हूँ, और इन एयरक्राफ्ट के थ्रू ही हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट हमारे पास भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कमांड कंट्रोल करते हैं लिमिटेड एरियाज में। और ये जो सबमरीन की डायरेक्शंस आप देख रहे हो, या जो एयरफोर्स की डायरेक्शंस देख रहे हो, बेसिकली ये डायनेमिक कंट्रोल करने वाला है ईरान के ऊपर आके, जहां पर वो इवन ग्राउंड फोर्सेस की रैपिडली चेंजिंग मूवमेंट्स, मिसाइल्स की लॉन्चर्स की रैपिडली चेंजिंग मूवमेंट्स, और शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर, सबको जोड़ के ये एक सिचुएशनल अवेयरनेस उत्पन्न करेगा, जो कि खाड़ी के क्षेत्र के ऊपर उनको चाहिए, ताकि वो किस फ्लैंक से कैसे कहां पर लोकल कैप्चरिंग करें, या बीचहेड पकड़ें, या खार्क को कैप्चर करें, या जुगुलर वेन जो उनकी वाल इकोनॉमी उसको पकड़े। क्योंकि फाइनली क्या चाहते हैं वो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल वंस फॉर ऑल। डेथ टू अमेरिका बंद करने का एक ही तरीका है, उनकी इकोनॉमी को प्रभावित किया जाए, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खोला जाए और जुगुलर वेन को पकड़ा जाए। दैट मीन्स जो उनके मेन आइलैंड्स हैं और जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं एटलीस्ट साउथ में, और बुशहार का जो न्यूक्लियर प्लांट है, या बंदर अब्बास की बात हम कर रहे हैं, तो ये अमेरिका का इंटरेस्ट दिया गया है जिम्मा इस तरफ उनको, और ये सब उसी का हिस्सा है। तो आप समझ के चलिए, ये फंसने वाली बातें हम कर रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड से हम डर रहे हैं, वो कैसे करेंगे इसको हमें अभी देखना है, समझना है, क्योंकि जमावड़ा पूरी तरह से किसी दूसरे डायरेक्शन को दिखा रहा है, और पूरा समर्थन देश का चुप है। अमेरिका के लोग, आप समझिए इस बात को, वो लगे हुए हैं चुपचाप, और एक आदमी बोल रहा है, और शुरू में कांग्रेस ने कुछ कहा भी था, अब सब चुप है, बॉडी बैग भी जा रही है और चुपचाप सुन रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई का अंदेशा मुझे दिखता है। लेकिन क्या ये अटपटा सा नहीं लगता कि एक 16 नंबर का मुल्क, जिसका फायर पावर जो रैंकिंग है वो 16 नंबर का, और एक नंबर 1 रैंकिंग की आर्मी, और वो इतनी तैयारी कर रही है, 3-3, 4-4 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना पड़ रहा है, अलाइज से मदद लेनी पड़ रही है, वो तो 1 दिन 2 दिन में काम तमाम कर जाना देना चाहिए था। पहले दिन में उन्होंने बम्बार्डिंग की, दूसरे दिन में उन्होंने टॉप रिजीम को पूरी तरीके से मिटा दिया, खामने एलिमिनेट कर दिया, उनका परिवार भी एलिमिनेट हो गया, उनके बेटे बच गए, अली लारिजानी बच गए, जिनके हाथ में उन्होंने जिम्मा सौंपा हुआ था, लेकिन वो रिजीम अभी तक वैसी की वैसी है। तो ये डिफरेंस क्यों है, मैं इसको समझूंगा, लेकिन पहले मैं अहमद साहब का एक रिएक्शन ले लूं इस पर, ये जो सभी डेवलपमेंट्स हैं इस पर। अहमद साहब। जी, आपको बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर। देखें, ये जो ट्रंप है, जैसे कि सबको मालूम है, इंतहाई घटिया किस्म का सदर है। इसके ऊपर तो यहाँ अमेरिका में ये केस होगा इसके ऊपर कि इसने बहुत जो कमसिन लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, वो आएंगे आगे। अब जब डेमोक्रेट जीतेंगे मिड टर्म को, उस वक्त बहुत ज़ोरदार तरीके से ये बातें आएंगी, ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं, आपने देखी होंगी।
थॉमस मेसी जो हैं कांग्रेसमैन, उन्होंने वाजे तौर पे कहा, उन्होंने बरमला कहा कि भाई आप इस एप्स्टीन फाइल को गायब करने के लिए हजारों मील जाके किसी मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं, उससे आपका एप्स्टीन फाइल गायब नहीं होगा। उनके अपने पार्टी के हैं, वो कोई डेमोक्रेट नहीं है। थॉमस मेसी ट्रंप के अपने पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा है। देखें, ये जो है वहां पर जिन लोगों से ये लड़े हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ क्या हुआ आपके आगे है। अफगानिस्तान में 20 साल तक ये रहे, आखिरकार शिकस्त खा के गए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखो हम सेकुलर लोग थे, हम कहते थे कि ये जो बात है कि यहूदी मुसलमान के दुश्मन है या ईसाई मुसलमान के दुश्मन है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इंसान बराबर हैं, और ये सारा जो है मुल्लाओं का प्रोपेगेंडा है। मसला ये हो रहा है कि जिस तरीके से नेतान्याहू ने गैर जरूरी तौर पे, अमेरिका क्या कर रहे हैं, अमेरिका तो नेतान्याहू जो है, अब यहाँ पे कहते हैं द टेल दैट वैग्स द डॉग, अमेरिका यहाँ पे कहते हैं इजराइल को द टेल दैट वैग्स द डॉग। तो ये इजराइल के एजेंडे पे सारा कुछ हो रहा है। ईरान ने कब अमेरिका को कहा कि हम आपके साथ लड़ेंगे? कभी नहीं कहा जी। इजराइल के जो इनसिक्योरिटी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डेथ टू अमेरिका चैंट करते रहे 1979 से, ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा, डेथ टू अमेरिका एक चैंट करने से क्या होता है? ये तो अमेरिका में भी बहुत सारे लोग डेथ टू अमेरिका कहते हैं, ये क्या बात होगी? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें तो कोई बात नहीं हुई। क्या अमेरिका क्या कोई खुदा का बच्चा है, क्या है? ऐसा तो नहीं होता है भाई। आप टेररिस्ट इस वक्त दुनिया में सब में बड़ा नंबर 1 टेररिस्ट कौन है? मैं डोनाल्ड ट्रंप के घर से 12 मील से दूर से बोल रहा हूँ, मैं यहीं डीसी के करीब से बोल रहा हूँ। सब में बड़ा टेररिस्ट दुनिया में इस वक्त अमेरिका ही है, और ये किसके लिए काम कर रहा है? इजराइल के लिए काम कर रहा है। आप देखें ये किस किस्म का घटिया सदर है, किस तरीके से आसिम मुनीर की ये तारीफें कर रहा था। 10 मरतबा आसिम मुनीर की इसने तारीफें की हैं। कभी कहा है कि बड़ा जबरदस्त मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, कभी कहा कि बड़ा ये जो है बाइज्जत शख्स है, कभी कहा कि भाई बहुत ये जो है बहादुर है, निडर है। इस किस्म का घटिया ये आदमी है। ये मैं आपको बताऊं इस वक्त क्या हो रहा है। तो आप भी ये मान रहे हैं कि जिस तरह के व्यक्ति हैं ये टैक्टिकल न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि के सिन्हा कह रहे हैं कि ये स्पेक्यूलेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है ये प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हो, लेकिन आज की तारीख में वेपन ऑफ डेटरेंस है न्यूक। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, जो हमारे दोस्त कैप्टन साहब ने कहा, देखिए स्पेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्पेन ने तो बिल्कुल कहा, पेड्रो सांचेस ने, उसने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम अमेरिका के मुखालिफ हैं। उसका बड़ा अच्छा लाइन है, उसने कहा हम प्रो लॉ हैं, हम प्रो पीस हैं, और हम एंटी वॉर हैं। ये पेड्रो सांचेस का कहना है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का। उनका यूरोप में सब में बेहतरीन उन्हीं का है। देखिए ये अमेरिका जो यहाँ आ गया, अब मैं आपके जो गंदा, आपका जो दहशतगर्द हमसाया है, जो हमारे ऊपर काबिज किया हुआ है, ये पाकिस्तान का फौज, आप देख लें ये क्या कर रहे थे। ये तैयारी ये जो जंग हुई है, ये अचानक से तो नहीं हुई ना भाई, इसके लिए तैयारी हो रहे थे ना। इसके सब में बड़ा तैयारी में कौन है? सेंटकॉम है ना जी। मैं आपको बताऊं, सेंटकॉम का जो नया चेयरमैन है ब्रेट कूपर, वो सऊदी अरेबिया पहुंचा था 16 सितंबर को। सऊदी के साथ इन्होंने वो एक्सरसाइज करने थे, एंटी ड्रोन, समझ गए भाई। हाँ। 17 सितंबर को ये शहबाज शरीफ साहब और इनके साथ आसिम मुनीर साहब दोनों दूसरे दिन, उसी के कहने पे ये जो सऊदी पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है, वो उसी के सेंटकॉम के कहने पे हुआ है, उसका स्पॉन्सर सेंटकॉम था। ये क्यों आप भूल रहे हैं? और देखें मजेदार बात यह है कि ये जो आसिम मुनीर का ख्वाब ये है कि ये पुलिसमैन बनेगा इस पूरे इलाके का, समझ रहे हैं आप? उसको ये ख्वाब था कि ये पुलिसमैन बनेगा। ये अपने ईरानी हमसायों के साथ डबल गेम कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात करता हूं। देखिए वहां पर बलूचिस्तान में एक बंदा है जिसका नाम है शफीक मैंगल, उसने हजारों शिया कत्ल किए हैं। अब क्या हो रहा है, ये लोग उसको नेशनल असेंबली के अंदर ला रहे हैं।
आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी, ये जो इनकी जो असल हुकूमत जो ISI की चलती है, वो उसको नेशनल असेंबली में ला रहे। उसी दिन जब उन्होंने उनको कत्ल किया अली खामेनाई को, देखें, हम मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, हम बलोच लोग, हम सेक्युलर लिबरल किस्म के लोग हैं, हम आयतुल्लाह के खिलाफ थे, लेकिन हम अमेरिकी साम्राज्य और ये सह्यूनियत के 1000 गुना ज्यादा खिलाफ हैं। तो इस वक्त हम ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारे कुछ एक दो लोग जो हैं ये अमेरिका और इजराइल के कहने में आ रहे हैं, हमारा उनसे गुजारिश है ऐसे ना करें। आप इनके बातों में जाएंगे, अमेरिकन CIA जो है लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देती है, हमें सब पता है। बहुत शुक्रिया जी। अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 दिन में $5.6 अरब खर्च किए हैं। मुझे नहीं लगता के सिन्हा सर यहाँ नैतिकता का कोई सवाल रह गया, कौन सही है कौन गलत है, ये है वो है। वो तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही खत्म हो गया। हमने टैरिफ का एक वो देखा, पूरा टेरराइज नेटवर्क देखा, जिस तरह से अलग अलग देशों को टैरिफ के जरिए ब्लैकमेल और हॉन्ट करने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने मादुरो का ऑपरेशन देखा, उसके बाद हमने ईरान वाला मामला देखा। अब वो कनाडा को भी कहते हैं, क्यूबा को भी कहते हैं, मैक्सिको को भी कहते हैं, स्पेन को भी कहते हैं, फिर वो सुएज कनाल को भी कहते हैं कि इसका नाम बदल कर हमारे नाम पर रखो, ये हमारा इलाका है, हम नहीं बनवाया इसको। तो नैतिकता की बात तो चली गई। बात यह है कि मिडिल ईस्ट अगर डिस्टेबलाइज हुआ, न्यूक हुआ, तो दुनिया में कहीं भी पीस स्टेबल नहीं हो पाएगा, कहीं भी पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और पूरी दुनिया एक तरह से वॉर में चली जाएगी। विवेक जी सही बता रहे हैं, आपकी आकलन एब्सोल्युटली सही है, मगर आप इसको देखिए थोड़े क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर, और जो जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इमरजेंस है इस 21वीं सदी के फर्स्ट हाफ के बाद का, थोड़ा उसको हम करेंगे तो हमें सारी चीजें थोड़ी क्लियरिटी से आएगी समझ। देखिए आप कहाँ लगे थे, ये ट्रांस अटलांटिक हम बात करते हैं, जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, सारे अगेंस्ट लगे हुए थे कि रशिया को हमें दबा देना है, लगे थे वो हो नहीं पाया। फिर अमेरिका उस समय कहता था कि वो स्ट्रेटेजिकली डिफीट करके ही रहेगा रशिया को और उसको जीतने नहीं देगा, मगर वो वेरी पतली गली से निकल जाते हैं। जब बैटल शिफ्ट हुआ, जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, वो एक्चुअली ट्रांस मेडिटेरियन शिफ्ट है, बैटल का शिफ्ट, और इंडो पैसिफिक से होते हुए आर्टिक तक जाएगा। ये 21वीं सेंचुरी की एक्चुअल बैटलफील्ड सिनेरियो है। अब इसमें आज के दिन हम क्या बात करें, मैं उसकी बात छोड़ देता हूं, आज बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप इनके आए और कुछ वो जो सोच रहे हैं कि हम वेनेजुएला में कर लिया, क्योंकि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, वो सोच रहे थे सेम चीज हम यहाँ कर लेंगे ईरान के साथ। जो सबसे बड़ी गलती ईरान ने की है, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, जो रेजिस्टेंस ऑफ इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए थे हूती, हमास, हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को, और वो चाइना के कहने से ज्यादा और रशिया के कहने से जब बैटल को शिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने ये किया था। बहुत बड़ा मिस्टेक ईरान का है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। उसका जो रिट्रीब्यूशन आपने देखा वो क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। आपने भी डेट टू इजराइल, डेट टू अमेरिका, ये ईरान की 2 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स बड़े, क्योंकि उसको नहीं आना चाहिए। और इसमें एज ए फ्रंटलाइन स्टेट ये चाइना के कहने पे और रशिया के कहने में इन्होंने जो किया है, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। वहां तक सही है। अभी जो गलती कर गए, और हैं कैप्टन साहब भी बात के कर, उन्होंने तो बहुत बड़ी चीजें कर दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा, बहुत बुरी तरह आने वाला। देखिए आज ही जो उनके बेसेस हैं सऊदी अरेबिया से, उनके ट्रुप्स निकल गए हैं वहां से, सेंट्रल कमांड निकल गया, क्योंकि ईरान ने एक चीज तो दिखाई ये कि उसकी स्टेइंग पावर है और उसने तैयारी इतनी तगड़ी की है केवल, और 20 साल का है, और कैसे पूरे आपके स्टेट ऑफ हार्मोस का कैसे उन्होंने कहा कि एक बूंद तेल निकाल के दिखा दो। वो तो चैलेंज ऐसे कर रहे हैं, और एग्जैक्टली हिम्मत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल फोटेला ऑन द सी। उसकी है अपनी अहमियत है, आज के दिन में वो रही है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के रहा है कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ तक भी नहीं पहुंच पाया, या मौजूद है वहां पर अभी अमेरिका से, कर भी नहीं पाएगा, नहीं जा सकते वहां पर। ये 2 चीजें हैं, आप इसको जरा देख के देखिए। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात अभी हो रही है, उनके जो सेलर्स हैं वो कहते हैं ओवर डिप्लॉयमेंट हो चुका है, इनकी मेंटेनेंस है,
बुरी हालत में फंस चुके हैं और उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का मना किया हुआ है। ही इज अ जनरल नॉट ऑफ आर्मी, ही इज अ जनरल ऑफ एयरफोर्स एंड वो मेरिन के हैं। उनको मना किया था। हम आकलन कर लें, ये अच्छा है पेपर के ऊपर में स्ट्रेटेजिकली हम बात जब करते हैं कि ये आ गया चार ये आ रहा है, जॉर्ज बुश आ गया उसमें और ये सब ग्रेविटेट हो रहा है। देखिए ये बातें अच्छी हैं, करना बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे नहीं एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऐसा कि हम जस्ट ले आए और 4 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया। पहले दिन का इनका जो सक्सेस है 28 का स्पेक्टेकुलर 200 टारगेट के ऊपर, उसके बाद की जो बात है 11 दिन में इनकी पहन ढीली हो चुकी है साहब। अब देखिएगा जब समय दूर नहीं है, ये बिगेस्ट मिस्टेक है जिसको ये रशिया बात कर रहा था उस समय वहां से निकलने के लिए, आज उनको पुतिन से बात करनी पड़ी है। ही वांट्स ऑफ रैम्प और वो बात कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है के सिन्हा साहब, जो बात कह रहे हैं आप कि इस समय पुतिन से बात करने का मतलब ही और ईरान को बताना कि वो बहुत पावरफुल मिलिट्री है, ये दोनों चीजें संकेत देती हैं कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे थे? कैप्टन साहब, फिर मैं अरविंद जी और अहमद भाई आपके पास आ रहा हूं। बहुत कुछ कहना है लेकिन बातें थोड़ी 180 डिग्री अपोजिट है मेरी पूरी की पूरी। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं सबसे पहले तो, और आईएनएस विक्रमादित्य को भी रशिया से लाने का गौरव रखता हूं। विक्रांत और विराट से 30 सालों तक नौकरी की है मैंने, और ये डूम्सडे प्लेन और एयर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक्स, FA-18 AW एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशंस, MH-60 हेलीकॉप्टर की एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और मिसाइल्स हवा से, जमीन से और सबमरीन से, तीनों से फायर कर चुका हूं। मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने देखा है। मैं स्वेत से मैं हॉर्मुज से कई बार गुजर चुका हूं और बहरीन हमारा इलाका है। हम मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के लोग हैं, हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा कि हम स्पेशल ऑपरेशंस के लोग हैं, हमें पता है ये क्या होगा कैसे होगा। ये जब डूम्सडे एयरक्राफ्ट की जब आप बात करते हैं, मैंने हमारे अहमद साहब ने कहा, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, फ्रिगेट जो है क्रिस्टोबल कोरलिन जो है वो स्पेन का शिप वहां से चल चुका है और वो रास्ते में है। इन्होंने क्या डिप्लोमेटिक लाइनें दी हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम डिफेंसिव रोल में रहेंगे। राष्ट्रपति फ्रांस के कहते हैं हम डिफेंसिव रोल में रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे, रहेंगे जरूर हम मेडिटेरियन में। तो चार्ल्स डिगॉल को लाना आसान नहीं होता, ये भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप ये जो टैकमो की बात कर रहे थे आप मिसाइल्स की, न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं हो रही। डूम्सडे प्लेन मरकरी के आने का मतलब है रैपिडली डायनेमिकली चेंजिंग सिचुएशन में एयरबॉर्न कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्थापित करना और जमीन से कार्रवाई जो कमांड कंट्रोल है उसको ऊपर शिफ्ट करना और ग्राउंड फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तीनों सेनाओं को एक साथ रैपिडली डायनेमिक सिचुएशंस में अटैक करने के लिए तैयार करना। यह तब किया जाता है जब आप बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन में बढ़ते हो, जिसका एक्सरसाइज उन्होंने कुछ दिन पहले बाल्टिक में किया हुआ है। ये सारे के सारे शिप्स एक्सरसाइज करके आए हैं। EC-130 जो इसका रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट है नया मरकरी का, वो भी 6 से ज्यादा ब्रिटिश के आइलैंड में लैंड कर चुका है और वहां से वो भी मूवमेंट कर रहा है। तो मैं आपको मैं बताऊं, तो सर कैप्टन साहब, ईरान ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जिसके खिलाफ इतना जोर लगाना पड़ रहा है? जरूरी है, देखिए आप समझ नहीं सकते। देखिए मैरीटाइम वॉरफेयर और आइलैंड्स का सवाल है यहाँ पे। यहाँ पे इश्यू है ऑयल सिक्योरिटी का, यहाँ पे लैंड वॉरफेयर का की बात नहीं हो रही है। जो लैंड वॉरफेयर समझते हैं वो लैंड वॉरफेयर पे अपनी बातें कहते हैं, ये वो बात नहीं हो रही। वहां एनिहिलेशन हो चुका है। इनको बूट्स ऑन ग्राउंड अगर नहीं करना है, अपनी सेना को नहीं मारना है, तो तरीका दूसरा ढूंढना पड़ेगा। और इसलिए एक बहुत डिफरेंट टाइप का ऑल अराउंड अटैक पॉसिबल है, जिसके लिए ये तैयारी की जा रही है। ठीक है, वरना इतने सारे मैं समझ गया सर। जी, मैं जॉन हुसैन हमारे साथ तेहरान से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। 11 दिन के जंग के बाद तेहरान से, ईरान से क्या खबर है, वो एक बार दर्शकों को जरा ब्रीफ कर दें। बहुत स्वागत है जॉन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, खबर यही है कि ट्रंप जो कह रहा है कि उसने नेवी भी खत्म कर दिया, एयरफोर्स भी खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन 34th वेव अभी अभी लॉन्च हुआ है। इजराइल और ये जितने भी बेसिस बिठाए हुए हैं इनके ऊपर, और नेवी की जहां तक बात रही कि नेवी भी खत्म हो गई है, तो आ जाए एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए जितने भी लेके आए हैं जेरल्ड फोर्ड, और जिसमें टॉयलेट्स के अंदर टी शर्टें डाल डाल के जो सीवरेज ब्लॉक करके बाहर मोरल इनका इतना डाउन है कि वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आ जाए एक दफा।
ईरान भी दिखा देगा, ईरान ने तो बोल दिया हम रेडी हैं। और ट्रम्प अभी भिदकाया हुआ है, घबराया हुआ है कि किसी तरीके से डील कर लो, मेरे साथ डील कर लो, मुस्तफा खामनाई को नहीं आना चाहिए, मैं आने नहीं दूंगा। मुस्तफा खामनाई भी आ गए आपके सामने, सुप्रीम लीडर इलेक्ट हो गए। तो ये सारी बातें हैं, जो बातें कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि बम आके गिरते हैं जगहों पे, उन्हीं जगहों पे जहां बम गिरते हैं वहां से थोड़ी देर बाद रॉकेट और मिसाइलें उड़ती हुई जाती हैं अमेरिका की तरफ। अब वो कहाँ लैंड हो रही है, वो कह रहे हैं इंटरसेप्टर जो है वो हमारे ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी है सारी बातें इसराइल से आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है वहां। तो आपके अपने जर्नलिस्ट आके बता रहे हैं कि कैसे लाशों का एक जो है वो बिखरा हुआ है वहां पे, कैसा वहां पे सीन हुआ हुआ है। तो सारे आई थिंक सारे गोल अमेरिका के खत्म हो गए। रेजिम चेंज वो कह रहे थे हम कर देंगे, नहीं कर पाए। नहीं, फिलहाल आज की तारीख में क्या कितने हमले हुए हैं ईरान के अंदर, कहां कहां अटैक हुआ है? और कह रहे हैं एक बड़ी खबर आई है कि आज सबसे बड़ा अटैक करने वाला अमेरिका। जॉन, आपका आवाज आ रही है? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास जा रहा हूं। मैं इसको अगर एक बड़े बिग कैनवास पर देखूं अरविंद भाई, तो मुझे लगता है कि वेस्ट में शांति है और जो ग्लोबल साउथ आपका राइज कर रहा था, तो राइज ऑफ ग्लोबल साउथ की जगह वॉर एट ग्लोबल साउथ और मिडिल ईस्ट हो गया है। आप श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अब मिडिल ईस्ट ले लीजिए, तेहरान ले लीजिए, ये पूरा रिजीम बर्न कर रहा है। ठीक उस वक्त से पहले जब इस बात की चर्चा हुई कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा, अपनी करेंसी सेटअप कर रहा है, ग्लोबल साउथ में इकोनॉमी और जीडीपी फास्टर चल रही है, तो हम ये सब होता हुआ देख रहे हैं। क्या आप इससे इसको भी कनेक्ट करते हैं? विवेक साहब, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूं। एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, हमारे पड़ोसी थे, तो उन्होंने एक बात कही थी एक लंबी नौकरी के बाद में, कि डिप्लोमेसी का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने जो नेशन इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें। कभी कभी कंफ्यूजन को समझना, दूसरे देशों को समझना, उनकी बातों को समझना भी डिप्लोमेसी होती है, और तभी आप एक बहुत अच्छे मुल्क का निर्माण कर पाएंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं विवेक साहब कि बिना इंपीरियलिज्म, बिना कॉलोनियलिज्म और उनको बहस में शामिल किए बगैर हम इस प्रेजेंट सिचुएशन को हम नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये सब अमेरिकन इंपीरियलिज्म का दिया हुआ है, अमेरिकन कॉलोनियलिज्म का दिया हुआ है, जहां वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि उनके जो कृत्य हैं वो एकदम ठीक है, और एक तरीके का जो जेनोसाइड्स करते हैं उसको प्रोपेगेंडा के जरिए वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि जो तुरंत जो घटनाक्रम है, अगर हम उन तमाम बड़ी बड़ी बातों को ना करें, इंपीरियलिज्म की बातें ना करें, कॉलोनियलिज्म की बातें ना करें और फासिज्म की बातें ना करें, तो हम तुरंत लौटते हैं। तो मोटा मोटी अभी इस चीज को ये समझिए कि ईरान अभी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है उस लंबे संघर्ष का, जो एक इंपीरियलिस्ट कंट्री है, जो यहाँ के संसाधनों को अपने हिसाब से टर्न करना चाहता है। और जी, मुझे लगता है जी, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे लगता है साउथ को एक तरह से नकेल करने की कोशिश। के सिन्हा सर जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, फिर जॉन हमारे साथ कंटिन्यू होगा। के सिन्हा सर, मैं आपको विवेक जी एक एलुमनी देता हूं। देख, 7th फ्लीट 1971 वॉर में हमारे बे बंगाल में आई थी, फ्लीट आई थी पूरी इसी तरह जैसे आप सुन रहे हो, ये वो 7th फ्लीट कहलाती थी, उसके ढंग के बसते थे, कुछ नहीं कर पाया, उसको वापस जाना पड़ा। तो ये बिल्डअप एंड ऑल दोस थिंग्स, ये चोचले अमेरिका के बहुत हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये विल गो इनटू द शेप, ऐसा मैं मानूं। मैं सोचा मैं इंटरजेक्ट कर दूं जी, ठीक है। जल्दी से जॉन से एक सवाल ले लूं मैं, क्या अमेरिका ने कहा है आज सबसे बड़ा हमला होने वाला है? इस खबर को लेकर क्या चर्चा आपके यहाँ? कोई चर्चा नहीं है विवेक साहब, वो रोज कहते हैं हम जो है वो बड़ा हमला करने वाले हैं, शुरू से कह रहे हैं हम बड़ा हमला करने वाले हैं। हालत खराब हुई है, नेतन्याहू का भी कुछ पता नहीं है कहाँ बैठा हुआ है, किधर है, वो तो जाहिर है बंकरों में ही रहता है या कहीं और मुल्क में अभी इस वक्त चला गया। और यहाँ ईरान की तरफ से जो सिपा का बयान आया है वो ये आया है, आरजीसी का बयान, कि अब जो हमले होंगे उसके अंदर कम से कम 1 टन, हर मिसाइल के अंदर 1 टन जो है हम डाल के भेजेंगे। और आपने देखा मुस्तफा खामनाई की इलेक्शन के बाद किस तरीके से सबसे बड़ा, ईरान का सबसे बड़ा वेव ऑफ अटैक मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो है वो गया है। तो कोई बातों से फर्क नहीं पड़ा, कह चुका है सिपा के हम अपने जंग खत्म हम करेंगे, आप खत्म नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से होगा जो भी होगा। तो मतलब आपकी शर्तों पे जंग खत्म हो गया मिडिल ईस्ट में? यस, यस, एब्सोल्युटली।
कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। आयतुल्लाह खामनाई को इस तरीके से शहीद करना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो लीडर, पूरे मुल्क के लीडर है, पूरा उनका एक इंस्पिरेशन है। और यहाँ आंखों में खून जो है वो लोगों के दौड़ रहा है, वो बदले के बगैर आई डोंट थिंक रहेंगे। एक ही सोल्यूशन है कि अमेरिका यहाँ से इज्जत से चला जाए, जितनी थोड़ी बहुत इज्जत उसकी बच गई है थोड़ी सी, तो वो चला जाए यहाँ से, तब जाके शायद मामला हल हो। जी अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अहमद साहब। ये देखें, मैं एक चीज अर्ज करूं, ये जो अमेरिका ने बदमाशी लगाई है, गुंडागर्दी लगाई है पूरे दुनिया में, देखें आपके इंडिया से तकरीबन 9 मिलियन से ज्यादा लोग गल्फ में काम करते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 4.5 मिलियन लोग गल्फ में काम करते हैं। इंडिया को वो हर साल 5 अरब बिलियन डॉलर बेचती है। मैं खुद भी गल्फ में रहा हूं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे मल्लू दोस्त थे केरला से। देखिए ये जो इसने बदमाशी लगाई है, वहां से दुबई से जो खलीफा अल हफ्तूर है उसने कहा, हालांकि उसने इजराइल को एक टाइम पे सपोर्ट भी किया था, उसने कहा कि ट्रंप आप क्या कर रहे हो, इजराइल के कहने पे आप हमारे बच्चों को मरवाना चाहते हो। देखिए ईरान जो है, आप ईरान को सिर्फ ईरान में ना समझे, ईरान दुबई में भी है, ईरान बहरीन में भी है, वहां पे जो बड़े बड़े साहूकार हैं। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी ईरान से बाहर किसी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी या वेस्ट वर्सेस साउथ वाली कॉन्स्पिरेसी तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। इसको भी डिकोड करेंगे। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक, छोटा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।